नमस्कार दोस्तों, टीपीएस के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। द पूजा शो में हमारी कोशिश है कि हम अपने उत्तराखंड के उन लोगों की कहानियों को आपके सामने लेकर आएं जो उत्तराखंड में बदलाव का प्रतीक बने हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक बेहद खास व्यक्ति जुड़ चुके हैं जिन्होंने पलायन को ना चुनकर अपने गांव की मिट्टी में उम्मीद की फसल बोई। 45 साल से बंजर पड़े उन खेतों में जब धान की रुपाई होती है तो केवल मिट्टी ही नहीं भीगती बल्कि आंखें भी नम होती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रुद्रप्रयाग के बरसू गांव के विजय सिमवाल जी की, जिन्होंने अपने रिवर्स माइग्रेशन मॉडल से उत्तराखंड में एक मिसाल कायम की है। आज विजय जी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, सबसे पहले आपका जो ये जन्म और ये इसी गांव में हुआ है? मैं विजय सिमवाल और मेरा जन्म यही बरसू गांव में हुआ था, रुद्रप्रयाग के। और बचपन में करीब 2-3 साल तक हम यहाँ पे रहे। उसके बाद हमारा गांव नीचे रुद्रप्रयाग पुनार गांव है जी, तो वहाँ भी हमारा गांव था। तो हम यहाँ पे रहते थे और वहाँ खेती थी हमारी, तो कुछ दिन हम वहाँ खेती करने जाते थे, फिर वापस हम यहाँ आ जाते थे जी। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे जैसे मूलभूत सुविधाओं की कमी की वजह से जैसे हॉस्पिटल दूर पड़ जाता था, हाँ। और आपका स्कूल, बच्चों के स्कूल आने जाने ही में पूरा दिन कट जाता था, बच्चों को पढ़ाई करने का मौका भी नहीं मिल पाता था। और फिर अन्य काम भी बच्चों के रहते थे गांव में, यहाँ खेती बाड़ी से संबंधित या घर से संबंधित बच्चों के, तो बच्चों को काफ़ी समय नहीं मिल पाता था। उसके बाद जो है कि हॉस्पिटल भी दूर हो जाता था, तो लोग क्या करते थे कि रात जैसे कोई बीमार हो गया है, हाँ। तो उसे ले जाने में बड़ी दिक्कतें होती थी। और रास्ते भी उस समय ऐसे थे, चारपाइयों में लोग लेके जाते थे उनको। तो फिर लोगों ने वहीं रहना शुरू किया अपने गांव में। वहां भी गांव ही था, खेती थी पर मरोड़े जैसे बनाए थे, छानियां बनाई थी, तो उनमें रहते थे। उसके बाद जो है कि धीरे धीरे करके सब लोग हमारे पुनार में चले गए। पुनार में जाने के बाद जो है कि फिर धीरे धीरे करके यहाँ की खेती लोग कम करने बैठे, हो नहीं पाई, दोनों जगह अटेंड नहीं हो पाया, तो इसलिए लोग जो है वहीं नीचे ही रहने बैठ गए। अच्छा, तो गांव। तो फिर हमने जो है कि मैंने पढ़ाई भी वहीं पे की जी। और पढ़ाई करने के बाद जो है कि फिर हमारी मार्केट में दुकानें भी थी, तो यहाँ के गांव वालों को रोजगार भी मिल गया, लोगों ने दुकानें खोल दी। कुछ लोग जो है सर्विस पे लग गए और कुछ लोगों ने वहाँ पे अपना खेती बाड़ी करके जो है कि रहने लगे। तो फिर हम जो है एक बार फिर मैं यहाँ पे वापस आया। 14 में जब आपदा आई तो कुछ मुझे जो है कि पेड़ पौधे लगाने का पहले से भी शौक था। अच्छा। वहाँ नीचे पुनाड़ में भी हमारा बगीचा भी है। अच्छा, उसमें करीब 250 फ्रूट्स के पेड़ भी हैं, जैसे आम, अमरूद वगैरह वगैरह, और ये हमने वहाँ पे लगाए। अब जो है कि वहाँ पे जगह हमें कम पड़ रही थी फ्रूट्स का बगीचा लगाने के लिए, तो फिर हमने एक दिन, मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि मैं क्यों ना वहाँ, अपना पुराना गांव है, पहले भी हम पहले हम वहाँ पर भी खेती करते थे और यहाँ पे भी करते थे, आज हम यहाँ पे कर रहे हैं तो क्यों ना वहाँ पे भी की जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट में तो सारा गाँव जो है कि करीब 20 साल हो गए थे लोगों को यहाँ से गए हुए, तो लोग यहाँ से चले गए थे, पुनार चले गए थे, कुछ लोग बाहर भी चले गए थे। तो फिर यहाँ पे सारा गांव बंजर पड़ गया, यहाँ तक कि आने जाने का रास्ता भी यहाँ पे लोगों को नहीं रहा। अच्छा। और दूसरे में जो है मकान यहाँ के सारे जो है कि उनमें घासें जम गई। तो फिर तब आप यहाँ पे वापस लौट के आए इस गांव में? हाँ जी। तो मिट्टी के मकान थे तो उनमें झाड़ियां जम गई, रास्ते सारे बंद हो गए, लोगों ने आना जाना ही यहाँ बंद कर दिया।
तो फिर मैं वापस आया 2014 जी में। बिल्कुल, इसी प्रश्न में हम आ रहे हैं। हाँ। भाई साहब, जब 2014 में, क्योंकि इतनी सारी चीजें, क्योंकि नीचे ही गांव था, फैसिलिटीज थी और रोजगार था, सबसे पहले रोजगार था, क्योंकि आप भी कह रहे थे कि आप नीचे मतलब काम करते थे और बेहतर चल रहा था सब कुछ। तो फिर 2013 की आपदा आई और आपदा के बाद 2014 में आपने फिर से गांव आने की सोची। तो जब आप गांव आ रहे थे उस समय क्या सोचकर आप गांव आए, पहला? दूसरा, एक क्योंकि उस गांव में कोई नहीं रहता, वहां आते समय एक डर और संकोच वो मन में जरूर रहता है। तो क्या विचार आपके मन में चल रहे थे, क्या सोच के आप आए थे? तो हम जो है कि जब हम यहाँ पे वापस आए, ये सोच के आए कि वहाँ पे हम कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि पानी की यहाँ पे बड़ी दिक्कत थी। हाँ जी। पानी टूट गया था, बिजली लाइट वगैरह नहीं थी, रास्ते नहीं थे और शौचालय नहीं थे, तो काफी बड़ी समस्याएं हमारे। फिर दूसरे में यहाँ पे जंगली जानवर ज्यादा होते थे जी। जैसे बाघ हो गया, सेही हो गया, सुअर हो गया, रीछ हो गया, ये जानवर भी यहाँ पे रहता था। तो फर्स्ट में तो हमें बड़ी दिक्कतें हुई, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ का माहौल एकदम चेंज था। हाँ, यहाँ तो कोई नहीं था। हाँ, फिर जो है कि जब हम आए यहाँ पे तो पेड़ वगैरह तो हम लगा देते, गांव साफ भी हमने कर दिया। जी। तो जो पुराने मकान थे उन्हीं को हमने सफाई करके और मिट्टी गोबर से लिपाई करके उनमें रहना शुरू किया। बिल्कुल। तो आपने अभी कहा कि जब आप यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था जो आज वर्तमान में है, बहुत सारी दिक्कतें थी। आप कहते बिजली का नहीं था, पानी का नहीं था, तो वो जो चुनौतियां थी ना, उनसे निपटे कैसे आप? उनसे हम ऐसे निपटे कि वहां से यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर पानी का स्रोत जी है। बिल्कुल, अभी तो बताया। वहां से हम कुछ जल संस्थान ने हमें मदद की अच्छा। और पाइप वगैरह देने में मदद की और पानी जोड़ने में यहाँ तक उन्होंने मदद की। जी 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 जी। और उसके बाद जो है कि लाइट में भी मदद बिजली हुई। विभाग ने बिजली मतलब आपका विभाग सहयोग किया है। सहयोग किया। और उस समय राघव लंगर जी थे डीएम साहब यहाँ पे, जी। तो बिजली पानी लाने में उनका काफी सहयोग रहा। उसके बाद जो है कि यहाँ पे हम आ तो गए, आने के बाद हमने खेत और वगैरह साफ करने शुरू भी कर दिए, पर पानी कम होने की वजह से बड़ी दिक्कतें हुई। बिल्कुल। तो उसके लिए हमने स्टोर करने के लिए टैंक बनाए पानी के लिए। जी। फिर पानी जो है कि हमने ये उद्यान विभाग से हमें स्प्रिंकलर हो गया और टपक सिस्टम हो गया, ड्रॉपिंग सिस्टम हो अच्छा, गया। ये आपको प्रोवाइड किया? हाँ, ये किया। ओके। तो कम पानी में फिर हम धीरे धीरे खेती करना शुरू किया। बहुत बढ़िया। जब हमने बंजर भूमि को यहाँ खेती में बिल्कुल, वो बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा। तो उसमें हमने फिर कुछ गायें जो लोगों ने छोड़ दी, मार्केट में छोड़ देते हैं लोग, जी। तो वो गायें करीब 15 गाय हम यहाँ ले आए, ओके। जिनसे हमें गोबर मिलने बैठ गया, गौमूत्र हो मिलने गया, बैठ गया। जी। तो गौमूत्र से हमने जीवामृत हो गया और कुछ ऐसी घासें जो जहरीली होती हैं, जिसे जानवर नहीं खाती, गाय वगैरह नहीं खाती हैं, उसको बोया होगा आपने? हाँ, उसको हमने उसका मिक्सचर बना के गौमूत्र में और पौधों में छिड़काव करना शुरू किया। अच्छा। तो उससे कीट पतंगों से भी हमें मदद मिली। ओके। दूसरे में जब हमने कंपोस्ट बनाई, जो खाद वगैरह हमने बनाई, जैविक खाद, तो उससे हमारे जो खेती फर्स्ट में हमने बोया था तो पेड़ ज्यादा बड़ा नहीं होता था, 1-1.5 फीट का होता था, छोटे छोटे उसमें हाइट, हाँ। फल होते थे। स्टार्टिंग और वाली अच्छी जो आपकी फसल थी। हाँ, जी, तो उसमें हमें फसल से कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। जी। फिर दूसरे में हमने जब खाद डालना शुरू किया, गायों के लाने के बाद खाद बनानी शुरू की, तो तब हमारा उत्पादन फिर बढ़ने बैठ गया। अच्छा, वहां से आपकी स्टार्टिंग जो हाँ। थी वो इस तरह से भी, और आपको कहें तो संस्थान मतलब बिजली विभाग हो गया या जल संस्थान हो गया, सभी ने आपको सहयोग किया। सहयोग। जैसे आपके विषय में देखा जाए, क्योंकि रिवर्स माइग्रेशन मॉडल ये बहुत बड़ा मॉडल है और आपने इसके लिए छोटी छोटी कोशिशें की। आपके काम की बात करें, मैं अभी देख रही थी, आपने मुर्गी पालन किया है, आपने सब्जियां बोई हैं, आप दालें बोते हैं, इसके अलावा सीजनेबल फल आपके यहाँ पे होते हैं। तो ये सारी चीजें, और मछली का भी आपने उत्पादन किया। तो मछली पालन में ये सारी चीजें करना, क्योंकि ये सब अलग अलग तरह की चीजों में आती है, इनको अलग अलग देखभाल चाहिए। आपने ये सारी चीजें, पहले तो शुरू करने में चुनौती थी, दूसरा एक साथ आप इनको संभाल कैसे पाए? आपके पास जो मैन पावर थी वो कितनी थी और किस तरह से आप मतलब लोग आपके साथ जुड़े, इसका कुछ? फर्स्ट में जब जो है कि हमने
खेती की तो खेती से इतना बेनिफिट नहीं हो पाया, इसमें हम 4-5 आदमियों का रोजगार चला पाए। बिल्कुल। तो फिर हमने जो है कि कुछ सोचा कि कुछ मुर्गी पालन भी किया जाए, हाँ। मच्छी पालन किया जाए। जी। तो मुर्गी पालने से हमारा जो है मुर्गी भी बिकने बैठ गई, उसका अंडा भी बिकने बैठ गया। हाँ। और फिर वो चूजे भी होते हैं तो वो भी बिकने बैठ गए। जी। तो ये, और जैसे मच्छी पाली तो मच्छी भी हमारी बिकनी शुरू हुई। अच्छा। तो कुछ गायें हमारी जो है कि गायें भी थी तो दूध भी हमारा हुआ। तो दूध जब चारों तरफ से पैसा हर चीज में आने बैठा तब हमारा रूटीन कुछ घूम पाया। ओके, यानी कि चारों तरफ से हाँ। आपको, एक तरफ आप काम में लगे, दूसरी तरफ आपको उससे मतलब लाभ मिलना भी शुरू हो गया था। कहते शुरू हैं हो उत्पादन, गया, यानी हाँ। कि मुर्गी से हो गया या मछली से हो गया, अर्निंग सोर्सेज जो थी वो हो गई है। ओके, जैसे अर्निंग की बात हम कर ही रहे हैं, आमदनी की बात, तो जब आमदनी की हम बात करते हैं, आमदनी और उत्पादन कितना हो पाता है, और इसके लिए आपने किन्हीं लोगों को रोजगार भी दिया है क्या अपने स्तर से? किस तरह का हो पाता है यहाँ पे? तो जैसे ये आपकी सब्जियां हैं तो 6 महीने में ही एक फसल हम निकाल पाते हैं यहाँ पे। ठीक, 6 महीने में एक फसल। हाँ, जी। साल में 2 फसलें निकालती हैं। तो इन फसलों में हमें करीब जो है सालाना करीब 3 से 4 लाख रुपए का बेनिफिट नहीं आना शुरू हो जाता है। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। तो उसमें फिर जो है कि करीब हमने 4 यहाँ वर्कर भी रखे हाँ हुए हैं। बिल्कुल, उनको देना है। तो उनको भी देना है। और फिर यहाँ क्या है कि कई मार्केट से दूर होने की वजह से कई संसाधन जुटाने पड़ते हैं खेती बिल्कुल, से संबंधित, बिल्कुल। जैसे बीज हो गए और आपका कुछ औजार हो गए, बिल्कुल, हथियार हो गए, तो ये भी जुटाने पड़ते हैं। तो वो सब उसी के तो अंतर्गत आते उसी के अंतर्गत। हैं। विजय जी, आपके जेब से भी आपने लगाया, आपने स्वयं से किया या कहीं और से भी, या ये कहें कि जब पैसा, क्योंकि बिजनेस का एक मतलब सिस्टम होता है कि बिजनेस में आप पहले लगाते हो तो ये सोचते हैं कि साल भर 2 साल तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्या आपके बिजनेस में भी ऐसा ही हुआ था? हमारे बिजनेस में ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास तो हम यहाँ पे आए तो धीरे धीरे जो है फर्स्ट तो 3-4 साल हमें यहाँ पे थोड़ा सा खर्चा चलाना मुश्किल हुआ, क्योंकि यहाँ पे कुछ उगता नहीं था और कुछ आय का साधन था नहीं। तो हमने घर से ही लाके यहाँ पे खाया है। जी जी। और उसके बाद जब धीरे धीरे आने बैठ गया तो फिर जो है कि फिर वर्कर भी हमने बढ़ा दिए और काम भी अच्छा हो गया, तो फिर बेनिफिट भी होने बैठ गया। तो आज की डेट में हमारा रूटीन लगभग यहीं से चल जाता है। ओके, अच्छा सर, जैसे जब पहली बार 45 साल बाद रुपाई उस खेत में जो बिल्कुल बंजर पड़ा है, 45 सालों से तरस रहा है पानी के लिए, उस खेत में जब आपने रुपाई की होगी और धान की फसल बोई, तो उस समय भी चुनौतियां आई होंगी, आसान नहीं रहा होगा वो। साथ में कैसा माहौल था यहाँ पे, क्योंकि आपके साथ वालों के लिए भी चैलेंज, आपके खुद के लिए भी चैलेंज था, क्योंकि नया प्रयोग आप करने जा रहे थे दोबारा से, तो कैसा था? तो फर्स्ट में तो नल के पानी से ही हम यहाँ पे खेती बाड़ी करते थे। उसके बाद जो है कि जैसे पानी की बड़ी दिक्कतें हो रही थी तो हाँ, वो धान के हमने लिए नल का ही पानी पहले इकट्ठा करके, अच्छा हाँ, उसके बाद हमने रोपाई की उसमें। अच्छा, हाँ, मतलब उसमें- लाइक सेरा। हाँ हाँ। ओके। तो नल के करीब जो है 1.5-2 इंची पानी से ही हमने रोपाई करनी शुरू करी। कुछ दिनों में उसमें पानी भरा, फिर कुछ दिन बाद उसको सीधा किया, उसके बाद रोपाई करी। 4-5 दिन हमारे उसमें लग गए। तो पानी की दिक्कतें थी, तो हम ये भी दिखाना चाहते थे कि शासन प्रशासन देखे थोड़ा कि न पानी की दिक्कत है, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी धान बो रहे हैं जहाँ पे पानी है ही नहीं। तो उसके बाद हमें उससे ये फायदा हुआ कि फिर जो है सिंचाई विभाग ने वहाँ पे ये नहर बनाई। तो नहर बनाई, अभी नहर में भी काम काफ़ी है, पूरी नहीं हो पाई। तो अगर वो नहर सही बन जाती है, हमें ज़्यादा पानी मिल पाता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने की कोशिश करेंगे। बहुत सही। विजय जी, जैसे आप हमेशा कहते हैं कि पहाड़ों में रोजगार की अथाह संभावनाएं हैं, लौट के आइए अपने घर को और यहाँ पे रोजगार पाइए, ये आप कहते हैं हमेशा। इसको रोजगार, बिल्कुल आप कहते हैं कि रोजगार है, वो संभावनाएं क्या हैं? अगर हम ये पूछें कि कौन सी संभावनाएं हैं, किस पे अभी प्रयोग करने बाकी हैं, वो कौन से प्रयोग हैं? ऐसा है कि जैसे अपने घर में कोई करता है, घर में बाहर जैसे चले जाते हैं, हमने अक्सर देखा है कि गढ़वाल के दिल्ली मुंबई वगैरह जाके वहाँ 5-5 हज़ार की
8-8 हज़ार की नौकरी करते हैं और उसके बाद वो उस आज महंगाई के ज़माने में क्या बच पाता है उसमें। तो उससे अच्छा वो अपने घर में रहें और घर में अपने जो खेत उनके बंजर पड़ रहे हैं वहाँ फ्रूट्स के पेड़ लगाएं और आपके कृषि केंद्रों में जाके कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से मिट्टी चेक करा के इसमें क्या अच्छा हो सकता है वो लगाएं। और उसके बाद जो है कि वो घर में जैसे मुर्गियां पाल सकते हैं, गाय पाल सकते हैं और आपका मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, मच्छी पालन कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा भी उतनी मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो है चारा दाना वगैरह दे के उनको अच्छा मेंटेन कर सकते हो। और फिर दूसरे में फ्रूट्स का, जैसे यहाँ पे कुछ जंगली जानवर होते हैं जो और फलों को नुकसान करते हैं, तो ऐसा जो यहाँ पे ज़्यादा होता है जैसे कागजी, माल्टा, नींबू, तो ये ज़्यादा लोग लगाएं। इससे कम पानी की भी ज़रूरत पड़ती है और जानवर भी नुकसान नहीं करता है। अच्छा। उसके बाद इसका अगर आप प्रोडक्ट बना के बेचते हैं तो वो आपको अच्छा बेनिफिट दे सकता है। जी, जैसे आपने अभी कहा कि कागजी या नींबू और इस तरह का लगाए और उसमें कम पानी की, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पहाड़ों में पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। जी, आप जैसे कह रहे हैं कि मतलब अपार संभावनाएं तो हैं, लेकिन अभी जो लोग गांव में रह रहे हैं, उत्तराखंड में कई गांव ऐसे जहां लोग रहते हैं लेकिन खेती नहीं करते, उसका कारण है कि वहाँ पे बंदर हो गए, सूअर हो गए या अन्य चीजें जो हैं वो नुकसान पहुंचाती है और घर के पास तक पहुंच जाती है, कई बार आदमियों को भी नुकसान पहुंचता है। उससे बचने के लिए आपके पास कोई उपाय हो तो? उससे बचने के लिए ये है कि आप जैसे ये सूअर आता है, हिरन आता है, सही आता है, तो इसके लिए फेंसिंग करें। जी। और जो है कि जैसे ये आपके कीट पतंगे वगैरह होते हैं जी। तो इनके लिए आप जो है कि गेंदा फूल लगाएं। जी। कोने कोने अपने बगीचे के चारों तरफ हाँ। गेंदा फूल लगाएं तो उससे भी कीड़ा एकदम बगीचे में नहीं करता है। और जैसे चूहे हैं तो चूहों के लिए आप जो है कि उसमें जब चूहा लगता है तो पानी की खूब सिंचाई करें ताकि उसके बिल भर जाए। हाँ, बिल भर जाए और चूहे वहां से भाग जाए। ओके, यानी कि हर समस्या का समाधान है, बस उस समाधान को करने की आवश्यकता है। लेकिन शासन और प्रशासन या अन्य निजी संस्थान कोई, उन्होंने आपको किस तरह का सहयोग प्रदान किया है? किस तरह से सहयोग दे पाए हैं वो आपको आपके इस रिवर्स माइग्रेशन मॉडल के लिए? जैसे कि हमें जब हम फर्स्ट में आए तो यहाँ पे लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, तो जैसे फर्स्ट में जल संस्थान ने हमें पानी जोड़ के दिया है जी। और विद्युत विभाग ने लाइट दी है और जो है कि कुछ ग्राम सभा से भी रास्ते वगैरह बने हैं। अच्छा। जैसे स्वजल से शौचालय मिला है, तो ऐसी ही काफी हमें जो है मिली है। यानी कि अभी जितनी भी चीजें हुई हैं यानी सहयोग पूरा है, तभी हम यहाँ पे टिक भी पाए। जी। जो लोग ये कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, उन लोगों के लिए ये एक मैसेज है कि नहीं, सरकार सहयोग करती है, जरूरत है आपका वहां तक पहुंचने की। जी। तो आज जो है केंद्र सरकार की काफी योजनाएं जी बिल्कुल है, करने वाला चाहिए। जब करेगा कोई फील्ड में तो तब दिखता है, तो देखने के बाद योजनाएं भी मिलती हैं। हमें तो आज लगभग जो भी योजनाएं आती हैं सारी योजनाएं सारे का आपको लाभ मिल पा रहा है। जी सर, आपकी अब क्योंकि आप काम कर रहे हैं इसमें आगे कई योजनाएं आपने सोची होंगी, आगे भविष्य में आप क्या कुछ करने वाले हैं, क्या योजनाएं बनाई हैं, उसके विषय में बताइए। आगे भविष्य के लिए तो हम यहाँ पानी की व्यवस्था बढ़िया बनाएंगे, जो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पानी, जितना भी हमारे गदेरे में पानी है उसको हम यूज कर पाएं। और जैसा ही हम कर रहे हैं ऐसा ही कुछ लोग और भी करें, जिससे हमारी ये जो बंजर भूमि है उसमें चीड़ का जंगल है उसके ऊपर से, तो सारा चीड़ का जो बीज है वो झड़ के हमारे खेतों में आ रहा है। और गांव वाले तो अभी इतना कोई वापस हो नहीं रहे कि जो उसे काटने आए या सफाई करने। और 2000 नाली ये सारी जमीन हमारे गांव वालों की है। तो इसमें क्या है कि 2000 नाली तो अभी हमारे पास ना तो इतनी सुविधाएं हैं, ना मैन पावर है, ना पानी है, तो काफ़ी हमारे समस्याएं हैं। धीरे धीरे ये समस्याएं जैसे ही हमारी हल होंगी तो हम सारा जितना ये 2000 नाली है इसमें फ्रूट्स का बगीचा लगा के और गांव के रास्ते वगैरह वगैरह, लाइटें वगैरह, एक स्मार्ट विलेज बनाने की कोशिश करें।
बहुत बढ़िया। जब आप स्मार्ट विलेज की आप बात कर ही रहे हैं कि काफ़ी हद तक काम शुरू हुआ है, ऐसा कह सकते हैं, आपकी तरफ से कोशिशें जारी हैं सर। लेकिन जब गांव के सहयोग की बात आती है, गांव वालों के सहयोग की, क्योंकि गांव में कोई भी काम अकेले करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो सहयोग में किस तरह का साथ देते हैं गांव के लोग? देते हैं गांव में सहयोग तो अभी गांव से हमें फिलहाल इतना कुछ मिला नहीं है, पर यही है कि जैसे गांव वालों ने हमें खेत दे रखे हैं, क्योंकि हमारे खेत दूर दूर हैं, जैसे 2 खेतियां हैं तो 2 काफ़ी दूर हैं। तो ऐसे में क्या है कि हमें जैसे बगीचा लगाने में, उसको पानी देने में और जानवरों से बचाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। इसलिए हमने एक ही पार्ट्स में काम किया है, जिसमें जैसे कि चाचा के खेत भी हैं, ताऊ के भी हैं, पड़ोसी के भी हैं। तो ऐसा करके एक तो सहयोग उन्होंने खेतों का किया है, फिर दूसरे में उन्होंने कुछ उनकी पुरानी गौशालाएं थी, तो वो गौशालाएं उन्होंने हमें दी हैं कि आप जो है इन गौशालाओं में अपना जानवर जुनवर रख के, गाय वगैरह रख के पालें। तो यही फिलहाल उनका सहयोग। यानी कि आपके जो भाई बहन हैं, यानी गांव के जो लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि यहाँ पे फिर से वो खुशहाली लौटे, और उसके लिए जो आपके प्रयास है उसमें वो किसी भी तरह से सहयोग करते रहते हैं, छोटे मोटे जितने भी सहयोग करते। जी सर, अब जाते जाते जो आज के युवा हैं, क्योंकि आप स्वयं भी युवा हैं और आपने करके दिखाया है, उन युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से? युवाओं के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि अपना गांव छोड़ के न जाएं। जो आप जो है बाहर दिल्ली, मुंबई या कहीं अन्य राज्यों में जाके अपना नौकरी करते हैं, उस नौकरी को करने से अच्छा आप अपने खेतों में फल फ्रूट्स के बगीचे लगाएं। जो साग सब्जी आप मार्केट से खरीद रहे हो, सारे रासायनिक उसमें पड़ रखे हैं, तो उनको खाने से अच्छा आप अपने घर में साग सब्जी उगाएं। उसमें भी आपकी बचत होगी। जो आपने 100-200 रुपए सब्जी में खर्च करना है वो भी बचेगा, और आप जो है कि एक्स्ट्रा आपको टाइम मिल रहा है तो आप जो है मार्केट में दुकान लगा के अपना साग सब्जी जो तैयार कर रहे हैं वो भी उसमें बेचें, और प्लस जो है कि और भी अन्य आइटम, जनरल आइटम उसमें बेचें। तो आपको अच्छी आमदनी होगी, आपको अपना गाँव, अपना शहर छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। बहुत सुंदर। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, हमने आज विजय सेमवाल जी की कहानी सुनी। विजय सेमवाल जी ने खंडहर पड़े गांव को जीवन दान दिया है, एक ऐसा दान जहां आज हंसी बोलती है, जहां पुनः पक्षी आने लगे हैं, खेत लहलहाने लगे हैं। विजय जी का ये जज्बा हमें सिखाता है कि वीरानी में भी फसल उगाई जा सकती है। बस जरूरत है उस जोश और उस जोश के साथ में अपने आसपास जो साधन हैं और सरकार द्वारा जो हमें योजनाओं से जो लाभ मिल रहा है उन तक पहुंचकर उसका लाभ लेने की। क्योंकि अगर सरकार हमारे लिए कुछ करती है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसका लाभ लें और अपने वीरान पड़े गांवों को फिर से उसी खुशहाली में लौटाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।